Hello everyone, most welcome in Indian Agrico's चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैस्टर क्रॉप कल्टीवेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है अरंड की खेती। साइंटिफिक नेम ऑफ द कैस्टर क्रॉप इज रिसिनस कॉम्बिनिस एंड इट्स बिलोंग टू द फैमिली यूफोर्बिएसी। और जो जीनस है वो है रिसिनस कॉम्बिनिस। एक मोस्ट इंपोर्टेंट नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप है। इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ इंडिया और अफ्रीका से है। इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैस्टर क्रॉप का जो कल्टीवेशन है फार्मर्स और साइंटिस्ट क्यों करते हैं। क्योंकि एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है, तो इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट है वो कितना है, 45 के बीच से लेके किसके बीच में, 60 के बीच में है। और ये रिच है ट्राइग्लिसराइड की। और इसके अंदर मेनली रिसिनोलिक जो एसिड है वो प्रेजेंट है। जो कैस्टर क्रॉप है उसको हम एज ए ट्रैप क्रॉप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रूट है, रूट के अंदर एक एल्किलॉइड जिसका नाम है रिसिन। ये क्या है, टॉक्सिन है। ओके, ये क्या है, टॉक्सिन है जो क्या करता है, जितने भी सोयल के अंदर नेमेटोड्स प्रेजेंट हैं उन सभी को मारने का काम करता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एज ए ट्रैप क्रॉप। ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, जो व्हाइट आंट होती हैं जिनको हम टर्माइट बोलते हैं, उनको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। सेकंड थिंग क्या है कि इसको हम एज ए नेचुरल फंजीसाइड भी मान सकते हैं, क्योंकि जो इसका ऑयल है, कैस्टर का जो ऑयल है वो एंटीसाइक्लिनिक जो एसिड है उसको प्रोड्यूस करने में यूज होता है। और ये जो एसिड है ये क्या है, एक नेचुरल फंजीसाइड है। नेक्स्ट है कि ये एज ए विंड ब्रेक का काम करता है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो क्या है, ज्यादा है। तो हम इसे एज ए विंड क्रॉप का क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसके लिए, बनाना की कल्टीवेशन के लिए, पपाया की कल्टीवेशन के लिए, और साथ में शुगर केन क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए। जो कैस्टर क्रॉप है मेनली वो सीड प्रोडक्शन के लिए ही उसका कल्टीवेशन किया जाता है, क्योंकि जो सीड है, सीड को हम किस में यूज करते हैं, ऑयल प्रोडक्शन के लिए। ओके। और जो इसका जो ऑयल है वो यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट इन हाई स्पीड इंजन्स के अंदर और जो एरोप्लेन्स हैं उनके अंदर। लेकिन साथ के साथ जो इसका यूज है साबुन बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट पेपर्स के लिए, प्रिंटिंग जो इंक्स हैं उनका प्रोडक्शन के लिए, और इसके अंदर प्लास्टिसाइजर्स हैं मेडिसिनल पर्पज के लिए और लाइटनिंग पर्पज के लिए हम इसका यूज करते हैं। और जो थर्ड पॉइंट क्या है कि जो इसका यूज है, जैसे ही कैस्टर के सीड से हमने ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, उस ऑयल को फिर हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेशन के बाद हम उसको पेंट्स के लिए या वर्निसेस के लिए यूज कर सकते हैं। फिर बात आती है कि जो कैस्टर क्रॉप का जो ऑयल है वो यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेबेसिक एसिड। जो सेबेसिक एसिड है इसका भी फर्दर यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक रेसिन्स एंड फाइबर्स के लिए। ओके। जो कैस्टर ऑयल है वो यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्की रेड। टर्की रेड एक ऐसा कलर है जो कि कॉटन जितने भी फाइबर होते हैं या फिर कॉटन के जितने भी बनते हैं, कपड़े बनते हैं या फिर ऊनी जो वस्त्र बनते हैं, वो सारे के सारे टर्की रेड के द्वारा कलरफुल बनाए जाते हैं। साथ में इसका जो नेक्स्ट यूज है वो है एज ए मैन्योर। जैसे ही हमने क्या किया, कैस्टर क्रॉप का कल्टीवेशन किया, तो हम हार्वेस्टिंग के बाद क्या हमें मिलता है, सीड, जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्स। ओके। आफ्टर हार्वेस्टिंग जो हमें सीड या ग्रेन मिले हैं, फिर उन ग्रेन से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल। लेकिन उसके अंदर भी कुछ रिमेनिंग पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्ट। उस वेस्ट को हम बोलेंगे कैस्टर केक। उसको हम क्या बोलेंगे, कैस्टर केक।
लेकिन इस कैस्टर केक के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेसिन है या रेसिनिन है। तो ये क्या है, टॉक्सिन्स हैं जो एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है। तो इसको एज ए एनिमल फीड या ह्यूमन बीइंग के लिए हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बेस्ट सोर्स है फॉर प्लांट न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो हम इसको एज ए मैन्योर यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो है 5.5%, फोस्फोरस के अंदर 1.8 टू 1.9% और पोटास है 1.1%। ओके, और इसको एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कैस्टर क्रॉप की जो लीव्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसके लिए, जो सिल्क वर्म का जो हम कल्टीवेशन करते हैं, तो उसकी एज ए फीड के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, कैस्टर क्रॉप की लीव्स का। अब हम बात करेंगे एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की। वर्ल्ड के अंदर जो कैस्टर का कल्टीवेशन किया जाता है वो किया जाता है ब्राजील के अंदर, इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर। लेकिन एरिया और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसके अंदर है, इंडिया के अंदर। लेकिन अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो इंडिया में हम आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसके अंदर ग्रो करते हैं, गुजरात में ग्रो करते हैं, उड़ीसा और कर्नाटका के अंदर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन एरिया में सबसे जो आगे है वो है गुजरात, फिर सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटका। ऐसे ही प्रोडक्शन में भी गुजरात सबसे आगे आता है और सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटका। अब हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द कैस्टर प्लांट। कैस्टर प्लांट है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके आपको बताएंगे। जो अबो दी सरफेस पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सूट पोर्शन, और जो बिलो दी ग्राउंड जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट पोर्शन। ठीक है, जो कैस्टर प्लांट है वो एक टाल, एनुअल और पेरिनियल प्लांट है। लेकिन जो जनरली कल्टीवेशन हम एज ए क्रॉप कल्टीवेट करते हैं तो हम इसको एज ए एनुअल क्रॉप ग्रो करते हैं। इसकी जो हाइट है यहां से लेके इसकी स्पाइक से लेके यहाँ जो अपर सरफेस है, ग्राउंड जो सरफेस है वहां तक इसकी हाइट जा सकती है 3 मीटर से लेके 8 मीटर तक। फिर हम बात करने वाले हैं इसके रूट सिस्टम के बारे में। जो कैस्टर क्रॉप का जो रूट सिस्टम है, प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो कैसा है, टैप रूट सिस्टम। मींस इसका जो रूट सिस्टम है वो कहाँ जाता है, डीपर लेयर तक। ओके, जो प्राइमरी रूट है। लेकिन जो इसके हॉरिजॉन्टल रूट्स हैं, हॉरिजॉन्टल जो रूट्स हैं वो क्या है, वेरी थिक है। तो इसकी डीप रूट की वजह से ये क्या है, ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप है। ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप कैसे है, क्योंकि ये क्रॉप क्या करेगी, इसकी जो रूट है वो डिफरेंट लेयर से और डीपर लेयर से जो वाटर है उसको क्या करती हैं, एक्सट्रैक्ट करती हैं। दैट्स वाई इस क्रॉप को जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती है। साथ के साथ ये क्या कर लेती है, अगर ड्रोट कंडीशन आती भी है तो भी उसको ये क्या कर लेगी, टॉलरेट करेगी। फिर हम बात करेंगे इसकी स्टेम के बारे में। जो इसका सीड है, कैप्सूल का सीड है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, जो इसकी लीव्स हैं उनका कलर कैसा होता है। तो इसकी जो स्टेम है वो एकदम इरेक्ट है और सेमी होलो है। मींस ना तो कंप्लीटली होलो है और ना ही सॉलिड है, क्या है, सेमी होलो। फिर क्या इसके अंदर वेल डिफाइंड नोड्स हैं जहां से डिफरेंट ब्रांचेस आती हैं, फ्लावर्स आते हैं और बर्ड्स आती हैं। और इसकी जो लीफ का कलर है वो क्या होता है, डार्क लाइट ग्रीन भी हो सकता है, ग्रे और जो ब्लू शेड्स होती हैं ग्रीन कलर की वैसा भी हो सकता है, साथ में रेडिश और पर्पल टाइप का कलर भी हो सकता है। हम इसकी इनफ्लोरेसेंस को बोलते हैं स्पाइक। अब बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की, जिसको हम बोलते हैं स्पाइक, जिसको हम बोलते हैं स्पाइक। ठीक है, जो इसकी स्पाइक है वो आती है मेन स्टेम पे और जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं वहां पे। ठीक है,
और ये क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। और इसका जो फ्रूट है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। और जो कैप्सूल है वो 3 प्रोजिनेटेड साइड्स होती हैं, 1 साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड वन। और इसके अंदर क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। और डिवाइड किया जाता है इसको इनटू 3 लोक्यूल के अंदर। जो इसका सीड कोट होता है वो एकदम ब्राइट होता है और वेल पॉलिश्ड होता है, लाइक दैट। ओके, अब हम बात करेंगे क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, जो कैस्टर क्रॉप है वो मेन क्या है, खरीफ सीजन की क्रॉप है। इट्स मीन उसको कैसे जो क्लाइमेट है वो कैसा चाहिए, हॉट एंड ड्राई। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये इट्स वेरी सेंसिटिव टू हाई ह्यूमिडिटी। ओके, लेकिन फ्लावरिंग के टाइम पे अगर टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो उस केस के अंदर जो फ्लावर्स हैं उनकी क्या हो जाती है, ब्लास्टिंग हो जाती है। ये क्या है, एक वेल ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप है। तो इसके लिए जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है या नंबर ऑफ इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, कम होगी। तो इसके लिए जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है वो है 80 से 100 mm के बीच में। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉइल। अगर सॉइल की बात की जाए तो हम इसको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इसको हम वेल फर्टाइल सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं इन केस हमें प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन ज्यादा लें। लेकिन हम इसको नॉन फर्टाइल सॉइल के अंदर भी कल्टीवेट करके हाई प्रोडक्शन इसका ले सकते हैं। और जिस सॉइल को लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उस सॉइल के अंदर हम इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए जो सॉइल है वो फेयरली डीप और वेल ड्रेन्ड सॉइल की रिक्वायरमेंट है। मींस इसको हम हैवी जो सॉइल्स होती हैं लाइक जो क्ले टाइप सॉइल होती हैं वहां पे इसके कल्टीवेशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग कंडीशंस। और साथ में हम इसको जो अल्केलाइन टाइप सॉइल कंडीशंस होती हैं, जिस सॉइल का पीएच ज्यादा होता है उस सॉइल के अंदर हम इसका कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। उस कंडीशन में इसकी जो यील्ड है वो क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन इसको हम स्लाइट टू मॉडरेट एसिडिक टाइप जो सॉइल कंडीशंस हैं वहां पे ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सीड रेट एंड टाइम ऑफ सोइंग, which is most important for catching the high yield, high production and high productivity per unit area. हम इसको एज ए क्रीप क्रॉप और एज ए रबी सीजन क्रॉप ले सकते हैं। अगर हम इसको एज ए क्रीप सीजन क्रॉप लेंगे तो हम इसका कल्टीवेशन करेंगे जून और जुलाई के बीच में। लेकिन इन केस हम इसको एज ए रबी सीजन क्रॉप ग्रो करते हैं तो हम इसको सितंबर और अक्टूबर के मंथ में ग्रो कर सकते हैं। और जो इसका सीड रेट लेंगे वो हम लेंगे 18 से 20 किलो पर हेक्टेयर के लिए। और सर्टिफाइड सीड रेट जो सीड है वो लेंगे जिसका हाई जर्मिनेशन परसेंटेज होगा। ओके, फिर हम बात को ध्यान में रखते हैं कि वो इरिगेटेड कंडीशन है या फिर रेन फेड कंडीशन है। उसके अकॉर्डिंग ही जो मशीन हम यूज करते हैं सोइंग के लिए उसके अंदर जितने भी फनल्स होते हैं उनको एक डिस्टेंस पे क्या करेंगे, सेट करेंगे। इन केस अगर इरिगेटेड कंडीशन है वहां पे हम कैस्टर क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वहां पे रो टू रो जो डिस्टेंस होगा वो होगा 60 सेंटीमीटर। लेकिन जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगा वो होगा 45 सेंटीमीटर। लेकिन रेनफेड कंडीशन के अंदर जो रो टू रो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, वो हम रखेंगे 90 सेंटीमीटर। लेकिन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, वो है 45 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए। मैन्योर्स की बात आती है तो हम जनरली जो फार्मर्स हैं वो अप्लाई करते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। लेकिन फार्मर के पास जनरली किसकी अवेलेबिलिटी होती है, फार्म यार्ड मैन्योर की या फिर
कंपोस्ट की, और उसकी जो क्वांटिटी है वो अप्लाई की जाती है 10 to 15 टन पर हेक्टेयर। लेकिन ये 15 से 20 दिन बिफोर सोइंग अप्लाई किया जाता है। इसको सॉइल के अंदर हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर बात आती है फर्टिलाइजर्स की, जो इंस्टेंट ग्लूकोज का काम करता है। इनमें है मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्राइमरी प्लांट एसेंशियल फर्टिलाइजर्स हैं, न्यूट्रिएंट है, वो है नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटासियम। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को मेनली यूज किया जाता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, नंबर ऑफ टिलर्स को इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो हम इसको दो टाइम पे अप्लाई करते हैं। जो अगर इन केस इरिगेटेड कंडीशन है, इरिगेटेड कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसकी 50% नाइट्रोजन की डोज एज ए बेसल डोज यूज करेंगे। ओके, लेकिन इसकी स्प्लिट डोज जो 50% है वो डिफरेंट स्टेजेस पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। लाइक टिलरिंग स्टेज पे भी आप जो फर्स्ट इरिगेशन के बाद आप यूज कर सकते हो, और 25% आप यूज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। ओके, लेकिन फिर बात हम करते हैं रेनफेड कंडीशन की। रेनफेड कंडीशन में हम ये स्प्लिट एप्लीकेशन की एप्लीकेशन नहीं करेंगे। इसको जो 100% है वो उसको हम एज ए बेसल डोज अप्लाई करेंगे। फिर बात आती है फोस्फोरस की और पोटासियम की। फोस्फोरस और पोटासियम दोनों की जो डोज है वो होगी 40 kg पर हेक्टेयर। इनको मेनली जो फार्मर है वो अप्लाई करता है एट द टाइम ऑफ सोइंग। ओके, जो फोस्फोरस है वो मेनली रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बेस्ट रूट का डेवलपमेंट करता है। फिर हम बात करते हैं पोटासियम की। पोटासियम क्या करता है, प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट करता है। ठीक है, जितनी भी डिजीज का अटैक होता है या फिर पेस्ट का अटैक होता है तो उनको कम कर देता है। प्लांट को ये क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। फिर हम बात करेंगे कि ये जो पोटासियम है ये स्टोमेटा को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। मींस प्लांट की जो टर्जिडिटी है, अगर इन केस फील्ड के अंदर ड्रोट कंडीशन आ जाती है तो उस टाइम पे हेल्प कौन करता है, पोटासियम। क्योंकि पोटासियम किसका काम करेगा, स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग का। तो जिस टाइम पे ड्रोट होती है उस टाइम पे ये स्टोमेटा को क्या रखेगा, क्लोज करके रखेगा, और प्लांट की टर्जिडिटी मेंटेन रहेगी। अब हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर प्रोसेस होती है वो है निपिंग। निपिंग ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। ये क्या है, ये इसकी ब्रांचेज है। ओके, ये एक मेन ब्रांच है, ये जो इसकी मेन स्टेम है। अब क्या है, जितनी भी ये एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं इन सबको काट दिया जाता है, और जो मेन स्टेम है उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, उसका वेल डेवलपमेंट होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निपिंग। निपिंग मीन्स तोड़ना। जितनी भी एक्सिलरी बर्ड्स हैं उन सभी को हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, उसकी वजह से जो मेन स्टेम होगी उसकी ग्रोथ होती रहेगी। और जो ये प्रोसेस है, निपिंग की प्रोसेस है, वो कब की जाती है, जस्ट आफ्टर एमर्जेंस ऑफ प्राइमरी स्पाइक। और जो ये प्रोसेस है ये वेरी हेल्पफुल है इन गेटिंग द हाई यील्ड ऑफ द कैस्टर क्रॉप। अब हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट की। कैस्टर क्रॉप क्या है, रेनफेड क्रॉप है और ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप है। इट्स मींस इसके लिए क्या है, जो नंबर ऑफ इरिगेशंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन जो हम 2 या 3 नंबर ऑफ इरिगेशन इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे हमें ध्यान ये रखना है कि हमें लाइट इरिगेशन अप्लाई ना करके हमें क्या अप्लाई करना है, हैवी इरिगेशन। ओके, तो जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंट इरिगेशन की प्रॉब्लम है वो हट जाती है, और इसके अंदर वेल एरेशन भी रहती है सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से वाटर स्टेगनेशन की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। इन केस फ्लावरिंग टाइम पे ड्रोट कंडीशन आती है या फिर मॉइस्चर स्ट्रेस आता है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, वाटर की एप्लीकेशन करेंगे। लेकिन इन केस फ्लावरिंग टाइम पे मॉइस्चर स्ट्रेस की कंडीशन आती है और फार्मर वहां पे
एप्लीकेशन नहीं करता है वाटर की, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे जाता है? सीड के वेट पे, सीड के साइज पे, सीड की शेप पे, जिसकी वजह से जो फाइनल यील्ड है क्रॉप की वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। अब हम बात करेंगे वीड कंट्रोल की। अगर हम इसको कैस्टर क्रॉप को एज ए क्रीप सीजन क्रॉप लेते हैं तो उस टाइम पे वीड इन्फेस्टेशन क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो कौन सा हम हर्बिसाइड डालेंगे या फिर कितनी हम उसके अंदर वीडिंग करेंगे, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किस टाइप का जो वीड है फील्ड के अंदर वो आया हुआ है, कितनी इंटेंसिटी मींस उसकी कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो मेनली इसके अंदर हम 2 वीडिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वीडिंग हम कर सकते हैं 30 डेज आफ्टर सोइंग और सेकंड वीडिंग कर सकते हैं 60 डेज आफ्टर सोइंग। अब बात आती है कि जैसे नाइट्रोजन की जब हम स्प्लिट एप्लीकेशन करते हैं तो वो करेंगे 60 डेज आफ्टर सोइंग, लेकिन वीडिंग भी हम क्या कर रहे हैं? 60 डेज आफ्टर सोइंग। तो हमें मेन ध्यान क्या रखना है? जब हम 60 डेज आफ्टर सोइंग या मींस जो सेकंड हैंड वीडिंग करेंगे, वीडिंग के बाद हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन की एप्लीकेशन करेंगे ताकि वो उसका जो फायदा है वो कौन ले सके? क्रॉप उठा सके। ओके। इन केस हैंड वीडिंग पॉसिबल नहीं है तो उस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें लेबर की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं होगी, या फिर फील्ड की कंडीशन कैसी होगी, उस टाइम पे क्लाइमेट की कंडीशन कैसी होगी। इन केस पता है तो उस केस में भी आप हर्बिसाइड अप्लाई कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि ये क्या है? प्री प्लांट हर्बिसाइड्स हैं। ठीक है। जो फ्लूक्लोरलिन है या फिर ट्राई फ्लूरलिन हर्बिसाइड है, ये क्या है? प्री प्लांट मींस सोइंग से पहले ही हमें इन हर्बिसाइड्स की एप्लीकेशन करनी होती है। ओके। और हम इनको अप्लाई करेंगे 1 kg 1 हेक्टेयर के लिए। अब हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग की। मेनली जो कैस्टर क्रॉप है वो एक क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। ये 145 से लेके 280 डेज की क्रॉप हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमने शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी ली है या मीडियम ड्यूरेशन वेराइटी ली है या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी सिलेक्ट की है। जो इसके कैप्सूल्स हैं वो अगर येलो कलर के हो जाते हैं तो मींस उसका मीन क्या है कि वो क्रॉप क्या होगी? मैच्योर हो गई है, मींस उसका क्या आ गया है? हार्वेस्टिंग टाइम आ गया है। लेकिन इसके अंदर एक मेन प्रॉब्लम है कि इसके अंदर वन टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन मींस इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है उसकी 2 या 3 बार हार्वेस्टिंग की जाती है, मींस 2 या 3 टाइम पे क्या की जाती है? इसकी सीड्स की पिकिंग की जाती है। मींस इसके एक टाइम पे सीड मैच्योर सारे नहीं होते हैं। तो उस केस में क्या है? डिफरेंट टाइम पे जब सीड क्या होंगे? मैच्योर होंगे, तो हम डिफरेंट टाइम पे ही इसकी क्या करनी पड़ेगी? सीड्स की पिकिंग करनी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे? जो इसके स्पाइक्स हैं उनको फील्ड के अंदर 4 या 5 दिन के लिए सन उनकी ड्राइंग करेंगे ताकि उसके जो सीड का मॉइस्चर है उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल बन सके और आफ्टर दैट हम उसकी क्या कर सके? थ्रेसिंग कर सके। ओके। फाइनली हम इसकी बात करने वाले हैं यील्ड के बारे में। इसकी जो यील्ड है वो आती है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।